अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जब हर तरफ एक बार फिर सन्नाटा छा गया तो हम आगे चल पड़े। अब नीचे छोटी सी पहाड़ी सड़क आ गई। हमें इस सड़क को पार करके उसकी दूसरी जानब नशेब में जाना था। सड़क पर कोई संतरी वगैरह नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ कोई खुफिया पोस्ट भी हो सकती थी। मेरे साथी ने सरगोशी की। मुमकिन है दुश्मन ने यहाँ कोई पोस्ट बनाई हो, लेकिन बिजली के दो खंभों के दरमियान में एक जगह है जहाँ से हमें सड़क पार करनी है। हम ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकते। जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह का नाम लेकर मेरे पीछे आओ। हम बैठ कर उतरने लगे। जब हम मेन सड़क के करीब पहुंचे तो मेरे पाँव से लगकर एक छोटा सा पत्थर नीचे सड़क पर लुढ़क गया। रात के सन्नाटे में उसकी काफ़ी आवाज़ पैदा हुई। हम वहीं जम कर बैठ गए। इस किस्म की बेहतियाती हमारी मौत का सबब बन सकती थी। अचानक एक जानिब से सड़क पर दो भारतीय संतरी नमूदार हुए। उनके हाथों में स्टीन गनें थीं और वो बड़ी एहतियात से उस तरफ बढ़ रहे थे जहाँ से पत्थर ढलान पर से लुढ़क कर नीचे गिरा था। मेरा साथी कमांडो मुझसे 4 कदम बाएं जानिब था। उसने मुझे इशारा किया और खुद झाड़ी के पीछे लेट गया। मैं भी जहाँ था वहीं दबे गया, मगर मैं लेटा नहीं, बल्कि झाड़ियों की ओर से दोनों संतरियों को अपनी तरफ आता देखता रहा। सड़क पर हल्की हल्की रोशनी थी। मुझसे बमुश्किल 6-7 कदम पर वो सड़क पर रुक गया। एक संतरी ने दूसरे को इशारा किया कि वो सड़क की अगली जानब जाकर देखे। पहला संतरी उसी जगह खड़ा रहा और दूसरा संतरी उसी तरह दौड़ कर आगे आया, जैसे सिपाही मैदान जंग में एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे की तरफ जाते हैं। चाकू पर मेरे हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई। मुझे उन हज़ारों कश्मीरी मुजाहिदीन का ख्याल आ गया जिन्हें डोगरा सिपाहियों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया था। वो सैकड़ों कश्मीरी खवातीन याद आ गईं जिन्हें ये दरिंदे अगवा करके ले गए थे और जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका था। जो डोगरा सिपाही सड़क पर खड़ा होकर झाड़ियों की तरफ देख रहा था, उससे मेरा फासला 6 या 7 कदम से ज़्यादा नहीं था। उसकी स्टीन गन का रुख उन झाड़ियों की तरफ था जो मेरे दाएं जानिब थी। वो आगे को झुका चल रहा था। मैं सांस रोके घुटनों के बल छुपा था। मुझे अपने साथी कमांडो की फिक्र नहीं थी, इसलिए कि मैं जानता था कि उसकी तरफ जो डोगरा संतरी गया है वह उससे निमट लेगा। मेरे जिस्म के अंग अंग में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं इस खतरे से निमटने के लिए हिम्मतन चौकस था। डोगरा संतरी चढ़ाई चढ़कर मुझसे 2 कदम आगे वाली झाड़ी पर लपका। उसने अंधेरे में झाड़ियों को जोर से भारी फौजी बोर्ड से ठोकर मारी। वो मेरी रेंज में था। यही वो लम्हा था और इस लम्हे को हाथ से खो देना किसी भी कमांडो के लिए मौत का बायस हो सकता है। मैंने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का भी तवक्कुफ न किया। शायद कोई भूखा मकार चीता भी इतनी चालाकी और तेज़ी से अपने शिकार पर नहीं झपटता जितनी तेज़ी से मैंने उछलकर डोगरे सिपाही को पीछे से दबोचा। मेरे दोनों हाथ बैक वक्त अमल में आ गया। दाएं बाजू ने डोगरे सिपाही की गर्दन को ऊपर की जानब झटका दिया और बाएं हाथ में पकड़े हुए चाकू ने उसके हलक को काट डाला। इन दोनों एक्शन में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का भी फर्क नहीं पड़ा था। मैंने डोगरा संतरी के खून से अपने कपड़ों को बचाने के लिए उसे मुंह के बल झाड़ियों में गिरा कर दूसरा वार पीठ पर एन दिल के ऊपर कर दिया। साथ ही उसकी स्टीन गन एक तरफ खींच लिया। यह सब कुछ इतनी खामोशी और पलक झपकने में हो गया कि मुझे यकीन है कि खुद मरने वाले डोगरा संतरी को भी एहसास न हुआ होगा कि उस पर क्या क़यामत गुजर गई है। चंद कदम के फासले पर से एक साया उभरा। मैंने अपना रुख बदल लिया और चाकू के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लिया, लेकिन यह मेरा साथी कमांडो था। वो झुका हुआ मेरे करीब होकर सरगोशी में बोला, मैंने दूसरे को ख़त्म कर दिया है, अब जल्दी से सड़क पार करो। वो वहीं से नशेब की तरफ लुढ़क गया। मैंने भी उसके पीछे अपने आप को गिरा दिया। हम सड़क के किनारे पत्थरों के दरमियान जाकर रुक गए। फिर जिस्म को झुकाए भागकर हमने सड़क पार कर लिया और अपने आप को एक बार फिर सड़क की दूसरी जानब ढलान पर लुढ़का दिया। चेहरे पर बहुत सी खराशियाँ आ गई थीं। हमारे नीचे दूर पुल वाले बड़े नाले की तह थी। ऊपर वाली सड़क से एक फौजी ट्रक शोर मचाता गुजर गया। उसकी रोशनी छाड़ियों पर पड़ रही थी। हमने अपने आप को छुपा लिया था। थोड़ी सी देर बाद हम बड़े खुश्क नाले में उतरकर उसके किनारे की कोई 3 फुट ऊंची पथरीली दीवार के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। सर्दियों का मौसम होने की वजह से नाले में पानी नहीं था। नाले में रेत और छोटे छोटे बेशुमार संगरेजे बिखरे हुए थे। हम उनसे बचकर चल रहे थे। अब हमने झाड़ियों की शाखाएं तोड़कर अपने कुर्तों और गर्दनों के पीछे इस तरह उड़स ली थी कि अगर हम बैठ जाएं तो झाड़ियाँ मालूम हों। ज्यों ज्यों पुल करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। जहाँ से पुल शुरू होता था वहाँ जो खंभा लगा था उसके बल्ब की रोशनी पुल की तह में पड़ रही थी, लेकिन 3 फुट ऊंची दीवार के साथ साथ अंधेरे की एक चौड़ी पट्टी दूर तक चली गई थी।
हम उस तरीक पट्टी में सांप की तरह रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे थे। जब पुल हमसे कोई 60-70 कदमों के फासले पर रह गया तो मेरा साथी कमांडो रुक गया। उसने हाथ के इशारे से मुझे रुकने को कहा। फिर उसने अंधेरे में एक जगह लाइट मशीन गन लगाई। डायनामाइट के 6 छोटे सिलेंडर कुर्ते की सामने वाली बड़ी जेब में डाले और मेरे कान पर अपने होंठ रखकर आहिस्ता से सरगोशी की। मुझे कोर देना, मैं पुल के उस गेट के नीचे डायनामाइट लगाने जा रहा हूँ। खबरदार, जब तक ऊपर से फायरिंग न हो तुम फायर मत खोलना। यह कहकर उसने पुल की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मैं लाइट मशीन गन के साथ पथरीली दीवार की ओट में छुपा हुआ था और मशीन गन के ऊपर एक बड़ी शाख तोड़ कर रख दी थी। अचानक एक रोशनी राउंड का फायर हुआ। मैंने सर मशीन गन के नीचे कर लिया। मुझे ज़मीन के पत्थर और खुश्क घास साफ नजर आने लगी। राउंड की रोशनी नीचे आ रही थी। मैंने सांस रोक लिया था। यकीनन मेरे साथी कमांडो ने भी ऐसा ही किया होगा। इस बार भी रोशनी राउंड के साथ हेवी मशीन गन और मोर्टार का फायर न हुआ। शायद रूटीन के मुताबिक रोशनी राउंड का फायर हुआ था। रोशनी राउंड ज़मीन के करीब आकर बुझ गया और एक बार फिर अंधेरा छा गया। मैं आहिस्ता से उठा और अंधेरे में आंखें पूरी तरह खोल कर देखा। ऊपर पुल के गेट पर से एक संतरी डबल मार्च करता पुल की दूसरी जानब चला जा रहा था। मेरी उंगली मशीन गन के ट्रिगर पर थी। यह सर धड़ की बाजी थी। इस वक्त पाकिस्तान के शहरों में लोग बड़े सुकून से गहरी नींद सो रहे थे। शहरियों में से कोई नहीं जानता था कि वतन के दो बेटे मौत से आंख मचोली खेलते दुश्मन की शहरक की तरफ बढ़ रहे थे। हम जिंदगी के हसार को तोड़कर बहुत आगे निकल चुके थे। सितारों की धुंधली धुंधली सी रोशनी में पुल वाली पहाड़ी की ढलान पर इंडियन आर्मी के एक मोर्चे की छत दिखाई दे रही थी। अचानक पहाड़ के पीछे सफेद सी रोशनी हुई। फिर गिड़गिड़ाहट की आवाज़ आई। यह बादलों की गरज थी। देखते ही देखते आसमान को काले स्याह बादलों ने ढांप लिया। सितारे गायब हो गए। ठंडी हवा चलने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश में दूर पुल की धुंधली रोशनी में मुझे पहरे पर खड़े सिपाही एक छप्पर के नीचे जाते नजर आए। मुझे अपने साथी कमांडो की कुछ खबर नहीं थी, लेकिन इतना मुझे यकीन था कि वो बर्क रफ्तार मशीन की तरह अपना काम कर रहा होगा। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। मैंने अंधेरे में अपनी कलाई की घड़ी पर निगाह डाली। अभी दिन निकलने में 2 घंटे बाकी थे। मैं बहुत जल्द अपना ऑपरेशन ख़त्म करके वहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। मुझे हैरान यही धड़का लगा रहता था कि अभी पुल के ऊपर से मेरे साथी कमांडर पर फायरिंग शुरू हो जाएगी। इसके जवाब में मुझे भी अपने साथी को कोर देना था। हमारा प्रोग्राम यही था कि मरने से पहले पुल के नीचे डायनामाइट लगाकर उसे उड़ा दिया जाए। हाँ, हम में से कोई जिंदा न बचे। डायनामाइट सिलेंडरों के साथ एक टाइम बम भी लगाया जाता था, लेकिन अचानक हमले की सूरत में बारूद पर पिस्तौल से फायर करके पुल को अपने साथ ही धमाके से उड़ा देना भी हमारे प्रोग्राम में शामिल था। बारिश तेज हो गई थी। पुल पर से अब कोई संतरी नजर नहीं आ रहा था। 15 मिनट गुजर गया, मगर मुझे यूँ लगा जैसे 15 घंटे गुजर गए हों। मुझे बारिश में एक झाड़ी अपनी तरफ आती दिखाई दी। मैंने मशीन गन का रुख उसकी तरफ कर दिया, लेकिन वो मेरा साथी था। वो कीचड़ में लथपथ था। मेरे कान के करीब मुँह करके सरगोशी में बोला, मैंने डायनामाइट लगा दिया है, अब पुल के दूसरे गेट की तरफ जाता हूँ। इतना कहकर वो नाले के नशे में लुढ़क गया। नाले में अब बारिश का पानी आ गया था। अंधेरे और बारिश में मेरा साथी अब मुझे नज़र नहीं आ रहा था। डायनामाइट के फटने में आधे घंटे का वक्फा डाला गया था। यह बात हमें पहले से मालूम थी। 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे साथी को पुल के दूसरे गेट के नीचे दीवार के पत्थरों में डायनामाइट के 6 सिलेंडर लगाकर वापस आना था। अब एक एक मिनट एक एक घंटे का हो गया था। मैं पाक फौज के इस जांबाज कमांडो की जुर्रत और दिलेरी पर अंगिश्त बदनीदा था। वो भूल गया था कि वो जिंदा है और पीछे पाकिस्तान में उसकी माँ, बहन, बीवी या बच्चे भी हैं जो उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। इस वक्त इस सरफरोश कमांडो की माँ, बहन, बीवी और बच्चे उसका वतन अजीज़ पाकिस्तान ही था। 5 मिनट गुजर गए, फिर मज़ीद 5 मिनट गुजर गए। बारिश मुसलसल हो रही थी। पहाड़ों की बारिश बड़ी मूसलाधार होती है। ऊपर पहाड़ियों से बारिश के पानी के रेले बह बह कर नाले में गिरने लगे थे और उनका हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। दूर पुल के दूसरे सिरे पर जो 2-3 बत्तियां रोशन थीं, वो बारिश की धुंध में मद्धम हो रही थीं। मेरी आंखें बारिश की झालरों को चीरती हुई पुल के दूसरे गेट पर गई थीं, जो मुझसे काफ़ी दूर था। मेरे साथी को गए पूरे 15 मिनट गुजर गए होंगे कि एकदम से एक के बाद दीगरे 2 रोशनी राउंड के फायर हो गया। हर तरफ रोशनी फैल गई। साथ ही मशीन गन, लाइट मशीन गन और राइफल के टायरों के धमाके गूंजने लगे। सिपाहियों की एक दूसरे को आवाज़ें देने का भी शोर उठा। पुल के पहरे वाले गेट से एक जीप तेजी से दूसरे गेट की तरफ दौड़ी।
पुल के दूसरे गेट पर ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी और ट्रेसर बकट की रोशन लकीरें एक दूसरे को काटती गुजर रही थीं। मैं समझ गया कि मेरे साथी को देख लिया गया है। वो मुझसे इतनी दूर था कि मैं उसे अपनी लाइट मशीन गन का कोर नहीं दे सकता था। खेल बिगड़ गया था। रोशनी राउंड बार बार फायर हो रहे थे। अचानक पुल के दूसरे गेट की जानिब रोशनी का एक ज्वालामुखी सा फूट पड़ा और इस कदर ज़ोरदार धमाका हुआ कि ज़मीन ने मुझे लाइट मशीन गन समेत ऊपर उछाल दिया। मैं झाड़ियों को पकड़कर संभला। पुल के दूसरे गेट पर हल्के हल्के धमाके हो रहे थे और चीखों पुकार मच गई थी। छोटा बड़ा फायर जारी था। रोशनी राउंड हुआ तो मैंने उसकी रोशनी में देखा कि पुल दूसरे गेट की जानिब से आधा नीचे बैठ गया था। मेरे साथी ने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र डायनामाइट के सिलेंडरों को खुद ही भग से उड़ा दिया था और यह बात यकीनी थी कि पुल के साथ वो खुद भी उड़ गया होगा। पुल के पहरे वाले गेट की पोस्ट में से हेवी मशीन गन की फायरिंग शुरू हो गई थी। साथ ही आसपास की ढलानों पर से मर्टर तोप के गोले आने लगे। धमाकों से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। रोशनी राउंड इस पुल के पहरे वाले गेट से फायर हो रहे थे। इंडियन फौजों को पता चल गया था कि पाकिस्तानी कमांडो ने ही पुल को हिट किया है और वो आसपास ही छुपे हुए हैं। मेरा वहाँ ठहरना खामखा अपने आप को मौत के मुंह में झोंकने वाली बात थी। मैंने अपने आप को पहाड़ी नाले में गिरा दिया। जो नाला थोड़ी देर पहले तक खुश्क था, अब उसमें बारिश का पानी निहायत तेज़ी से बह रहा था। पहाड़ी नाले अगरचा गहरे नहीं होते, लेकिन उनमें जब पानी आता है तो पानी की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि पाँव नहीं टिकते। नाले का तेज़ रफ्तार पानी मुझे पुल की उल्टी जानिब बहा लिया जा रहा था। पानी का रुख ऐसा था कि मैं पुल के नीचे जाने की बजाय पुल से दूर हो रहा था। यह बात मेरे लिए सूदमंद थी। चंद ही लम्हों बाद मैं पुल से काफ़ी दूर निकल चुका था। पहाड़ काफ़ी तंग था, पानी बेहद ठंडा था, मेरा जिस्म सुन्न हो रहा था। बारिश उसी तरह हो रही थी। फायरिंग और मोटर के धमाकों की आवाज़ें काफ़ी पीछे रह गई थीं। अभी मैं नाले से बाहर नहीं निकलना चाहता था क्योंकि यह सारा इलाका फ़ौज की अमलदारी में था। अगरचा नाले का यख पानी मुझे बर्फ़ की तरह सून कर रहा था, मगर मैं तेज़ रफ्तार लहरों में बह चला जा रहा था। गैर शौरी तौर पर मेरे कान एक और धमाके की आवाज़ को सुनने के मुंतज़िर थे। यह धमाका उन डायनामाइट के ताकतवर सिलेंडरों का होता था जिन्हें मेरा साथी कमांडो पुल के पहले गेट के नीचे पत्थरों में लगा कर आया था। मैंने अपने आप को कंबल में गठड़ी की तरह लपेट रखा था और पानी गेंद की तरह आगे ही आगे बहा कर ले जा रहा था। अचानक आसमान पर इतनी तेज़ रोशनी फैली कि मेरी आंखें चुंधिया गईं। एक सेकंड बाद सारी वादी एक भयानक धमाके से लरज गई। मैंने पीछे पुल की तरफ देखा। पुल के पहले गेट पर से आग और धुएं के बादल बुलंद हो रहे थे। मेरे साथी का लगाया हुआ पहला बारूद फट गया था और उसने पुल के इधर वाले हिस्से को भी उड़ा दिया था। इस धमाके के बाद हेवी और लाइट मशीन गन की फायरिंग और मोटर तोपों के धमाकों को तूफान उठ खड़ा हुआ। अगरचे मैं बर्फ़ का गोला बन चुका था, लेकिन मैंने एक बार फिर अपने आप को पहाड़ी नाले के तेज़ रफ्तार ठंडे यख पानी की लहरों के हवाले कर दिया। फायरिंग की आवाज़ों में अब बादल की गरज भी शामिल हो गई। बारिश रुक गई मगर बादल अभी तक गरज रहे थे। फिर बादलों की गरज भी बंद हो गई। मैं पहाड़ी नाले से बाहर निकल आया। दूर तबाहशुदा पुल से अब भी इक्का दुक्का फायर की आवाज़ आ जाती थी। मैं सर से पांव तक ठंडे पानी में शराबोर था। मैंने गीला कंबल उतार कर नाले में फेंक दिया और नाले की तेज़ रफ्तार लहरें उसे बहा कर ले गईं। मेरा जिस्म ठंड से सून हो रहा था। मैंने वर्जिश शुरू कर दिया और जब मेरे जिस्म की खोई हुई हरारत किसी हद तक बहाल हो गई तो मैंने कुर्ता उतार करना छोड़ा और उसे दोबारा पहन लिया। इस वक्त मेरे पास सिवाय चाकू, 2 हैंड ग्रेनेडों, गीले करेंसी नोटों और मेरी पुरानी दोस्त सिद्धा रंगनी के दिए हुए सांप के मनके के सिवा और कुछ नहीं था। चाकू मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया और बाकी चीज़ें जेब में डालकर टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। यहाँ भी गश्त करते भारतीय संतरियों का खतरा था, लेकिन पीछे इतनी तबाही मची हुई थी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक गश्त पार्टी भी पुल की तरफ चली गई थी। बादलों ने आसमान को ढांप रखा था, हर तरफ तरीकी छा रही थी। मैं टीले पर चढ़कर बैठ गया। मैं कश्मीर की इन पहाड़ी वादियों से ना वाकिफ था और अकेला किसी तरफ जाना नहीं चाहता था। मेरे लिए इस वक्त गफ़ार की कोठड़ी और उसके बाग का खुफिया तहखाना ही सबसे बड़ी पनाहगाह थी। मैं अंदाजे से उस टीले की तरफ चल पड़ा जिसके अकब में मेरे ख्याल में गफ़ार का सेब का बाग था। मेरी रफ्तार तेज़ नहीं थी क्योंकि चढ़ाई होने की वजह से मैं आहिस्ता चल रहा था। टीले के ऊपर पहुंचकर मगरब की तरफ निगाह डाली। मेरे सामने नीचे एक प्याले की तरफ बनी हुई छोटी सी तलाड़ी थी। उसके आगे एक बड़ी टेकरी थी और उस टेकरी के पार गफ़ार का बाग होना चाहिए था। अंधेरी रात में भी मुझे दूर टेकरी चढ़ के दरख्तों का एक झुंड नज़र आ रहा था। यकीनन ये वो दरख्त थे जो गफ़ार के सेब के बाग के आगे जाकर हमवार मैदान के किनारे पर आते थे
और जहाँ से हमने नशे में पुल की तरफ अपना सफ़र शुरू किया था, पत्थरों, चट्टानों, झाड़ियों और लंबी घास से गुजरता मैं नीचे तलेड़ी में आ गया। यहाँ कोई बाकायदा पकड़ नदी न होने के बायस जगह जगह छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे और झाड़ियाँ रात के अंधेरे में भूतों की तरह लग रही थीं। अगरचे बारिश बहुत हुई थी, मगर यहाँ ज़मीन रेतीली और संगरेजों से भरी हुई थी, जिसकी वजह से कीचड़ नहीं था। रात काफ़ी सर्द थी, मगर मुझे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि चलते रहने से मेरा जिस्म गर्म हो गया था और कपड़े भी सूखना शुरू हो गए थे। अंदाजे से मैंने उस तलेड़ी से निकलकर सामने वाले टीले पर चढ़ना शुरू कर दिया। टीले की चोटी तक पहुँचते पहुँचते मेरा दम फूल गया। बड़ी दुश्वार गुजार चढ़ाई थी। लगता था कि इधर से कभी कोई इंसान या मवेशी नीचे नहीं उतरा। टीले पर जाकर मैंने अंधेरे में आंखें पूरी तरह से खोलीं और बाएं जानिब देखा। दरख्तों का वो छोटा सा झुंड मुझसे कोई 200 कदमों के फासले पर था। या खुदा, यही हमारे गाइड के बाग वाले दरख्त होंगे। मैं दिल में दुआएं मांगता उन दरख्तों की तरफ बढ़ा। जब मैं उन दरख्तों में आया तो दिल को इत्मीनान सा हुआ, क्योंकि दरख्तों की दूसरी जानिब अंधेरे में गफ़ार के सेब के बाग के दरख्तों के हेवले दिखाई दे रहे थे। मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। यह जगह वैसे भी हमवार थी। मैं सेब के बाग में से गुजरते हुए चौकस हो गया, क्योंकि यहाँ मेरे लिए ख़तरा भी हो सकता था। एक दरख्त के पीछे कुछ देर रुक कर माहौल का अच्छी तरह से जायजा लिया और हिम्मतन गोश होकर रात के सन्नाटे को गौर से देखा। दरख्तों की टहनियों और पत्तों पर से बारिश के रुके हुए पानी के टपकने की आवाज़ के सिवा वहाँ और कोई आवाज़ नहीं थी। मैं अपने गाइड की झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। मुझे मालूम था कि गफ़ार अपनी बेटी नाजो को लेकर एक रोज़ पहले ही नीचे गांव में अपनी बहन के घर जा चुका था और कोठड़ी में कोई नहीं होगा। चुनाचे जब मैं कोठड़ी के करीब आया तो उस पर ताला लगा हुआ था। बराबर वाला आंगन भी खाली था। कोने में छप्पर के नीचे पराली का ढेर पड़ा था। मैं उस ढेर के साथ टेक लगाकर बैठ गया। यहाँ हल्की हल्की गर्माइश का एहसास हुआ। अगरचे मुझे सोना नहीं चाहिए था, मगर थकान के बायस नींद का ज़बरदस्त गलबा था। मैंने पराली के ढेर के नीचे की तरफ जाकर ढेर में एक सुराख सा बनाया और उसमें घुसकर लेट गया। पराली गर्म थी। मेरा जिस्म थकन से चूर था। लेटने के थोड़ी ही देर बाद मैं गहरी नींद में खो गया। आँख खुली तो छप्पर के नीचे दिन की रोशनी फैली हुई थी। जल्दी से पराली के ढेर से बाहर निकला तो आंगन में धूप ही धूप थी। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 10:30 बज रहे थे। कोठड़ी की दीवार की ओट में आकर मैंने बाग का जायजा लिया। बाग वीरान पड़ा था। धूप दरख्तों की धुली धुलाई शाखों पर चमक रही थी। मुझे शाखों पर लगे हुए कच्चे पके सेब दिखाई दिए। जब मुझे यकीन हो गया कि वहाँ मेरे सिवा और कोई दूसरा इंसान नहीं है, तो मैंने एक दरख्त से 2-3 पके हुए लाल सेब तोड़े और वहीं दरख्त की ओट में बैठकर खाने लगा। अचानक 2 आदमियों के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं लपे कर सबसे आखिरी दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया। आवाज़ गफ़ार की कोठड़ी की जानिब से आ रही थी। आवाज़ करीब आई तो मैंने गफ़ार को एक आदमी के साथ बातें करता सेब के दरख्तों की जानिब आता हुआ देखा। वो एक जगह दरख्तों के दरमियान रुक गया। उसके साथ जो आदमी था उसने कश्मीरी फर्न पहन रखी थी और सर पर गर्म टोप और कंधे पर कश्मीरी चादर थी। वो कश्मीरी ज़बान में बातें कर रहे थे। शायद सेब की पकी हुई फसल का सौदा हो रहा था। गफ़ार ने उसे दरख्त पर से एक सेब भी उतार कर दिखाया। अजनबी कश्मीरी ने मुस्कुराकर गफ़ार को कुछ कहा और सेब जेब में डालकर उसके साथ वापस चल पड़ा। बाग के किनारे पर कोठड़ी से चंद कदमों के फासले पर नीचे गांव को पकड़ नदी जाती थी। वहां जाकर दोनों खड़े बातें करते रहे। फिर वो आदमी गफ़ार से हाथ मिलाकर नीचे उतर गया और गफ़ार वापस कोठड़ी के पास आया और ताला खोलकर कोठड़ी में दाखिल हो गया। मैं दरख्त के पीछे से निकला और कोठड़ी के दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। मैंने गफ़ार को सलाम किया तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसका पहला जुमला यह था, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसने मुझे अंदर खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मुझे देखकर घबरा गया था। पुल तबाह हो गया है। सुना है कितने ही भारतीय फौजी मारे गए हैं। तमाम देहात को फौज ने घेरे में ले लिया है। घर घर की तलाशी ली जा रही है। भारतीय कई लोगों को पकड़ कर ले गए हैं और उनके जासूस जगह जगह फिर रहे हैं। जब मैंने गफ़ार को अपने ऑपरेशन की पूरी रिपोर्ट दी तो उसने गहरा सांस भरते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, भारतीय फ़ौज हमारे गांव में भी आने ही वाली है। तुम्हारा इस वक्त यहाँ से निकलना ठीक नहीं। तुम पकड़े जाओगे, इसलिए तुम्हें तय खाने में छुप जाना चाहिए। मैं मौका मिलते ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जल्दी करो, डोगरा सिपाही यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। उन्होंने पिछले 2 देहात में आग लगा दी है। मैं कोठरी से निकलकर गफ़ार के साथ बाग में उस जगह आ गया जहाँ रात भर की शदीद बारिश के बाद भीगे हुए सूखे पत्तों और शाखों का ढेर था। गफ़ार ने झाड़ झंकार को एक तरफ से हटाकर लकड़ी का तख्ता परे हटाया और मेरी तरफ देखकर कहा,
तुमने कुछ नहीं खाया होगा। मैं नीचे जाकर हालात देखता हूँ, तुम्हारे लिए खाने को भी लाऊंगा। तुम यहाँ से किसी भी हालत में बाहर मत निकलना जब तक मैं ना हूँ, समझे? हाँ। ये एक लफ्ज़ कहकर मैं गड्ढे में उतर गया। गफ्फार ने लकड़ी का तख्ता ऊपर कर दिया और झाड़ झंकार इस तरीके से ऊपर रखा कि तख्ता के नन्हे सुराख में से ताज़ा हवा अंदर आती रही। वो चला गया। इस गड्ढे में मुझे बाहर की ठंड से ज़रूर निजात मिल गई थी, लेकिन बेहद हब्स था और लगता था कि मैं जिंदा दरगोर हो गया हूँ। गड्ढे में मच्छर भी कहीं से आ गए थे। कुछ मालूम नहीं था कि मुझे वहाँ कितनी देर तक कैद रहना होगा। बहरहाल ये इससे बेहतर था कि मैं डोगरा फौज की कैद में चला जाऊँ और वो मुझे भयानक अजीतें दे देकर हलाक कर डालें। अजीतों से मेरा ध्यान अपने साथी कमांडो नंबर 9 की तरफ चला गया। अगर वो भर्ती फौज की कैद में है तो न जाने दुश्मन उसे किस तरह से अजीतें दे रहा होगा। मैं दिल में दुआ मांगने लगा कि खुदा करे वो शहीद हो गया हो, जिस तरह हमारे तीसरे साथी कमांडो नंबर 8 ने दुश्मन के पुल को उड़ाकर शहादत का रुतबा पा लिया था। मेरी आंखों के सामने कमांडो नंबर 9 की खचखची दाढ़ी और तांबे जैसा चमकीला चेहरा, गहरी तेज आंखें और घुटा हुआ जिस्म घूमने लगा। मैंने दिल में कहा कि वो भी यकीनन शहीद हो चुका होगा, क्योंकि किसी कमांडो का दुश्मन फौज के हत्थे चढ़ने से ज़्यादा बेहतर होता है कि वो शहीद हो जाए। तारीख तय खाने में बैठा मैं देर तक इन्हीं ख्यालात में गुम रहा। बाहर सन्नाटा छाया था। किसी किसी वक्त परिंदे के बोलने की आवाज़ आ जाती है। कुछ देर बाद 2 फायर हुए। यह पिस्तौल के फायर की आवाज़ थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक नीचे गांव की तरफ से आई थी। मैं हिम्मतन गोश हो गया। अब कुछ आवाज़ें ऊपर की तरफ से आ रही थीं। मैंने जेब से 10 बम निकाल कर अपनी मुट्ठी में थाम लिया। यह बम मुझे नहीं बचा सकता था, लेकिन मरने से पहले मैं 2-1 को ज़रूर मरना चाहता था। आवाज़ें जैसे बाघ के शुरू में कोठड़ी के पास आकर रुक गईं। फिर किसी फौजी ने चिल्लाकर बाघ की तलाशी लेने का आर्डर दिया। उसका लहजा डोगरा संतरी का सा था। ऊपर ज़मीन पर कई फौजियों के भारी बूटों की धमक सुनाई दी और मैं गड्ढे की दीवार के साथ सिमट कर बैठ गया। 10 बम मैंने इस तरह हाथ में तैयार कर रखा था कि अगर ऊपर से डोगरा सिपाही ने लकड़ी का तख्ता अलग किया तो मैं हैंड ग्रेनेड का पिन खींच कर बाहर फेंक दूंगा। इसके बाद चाहे मुझे गड्ढे में ही गोलियों से भून दिया जाए। कुछ फौजी बोटों की आवाज़ मेरे तहखाने के ऊपर वाले झाड़ झंकार के पास आकर रुक गई। फिर जैसे पत्तों और शाखों को संगीन से इधर उधर हटाकर देखा जाने लगा। मैंने दम साध लिया। मेरी 2 उंगलियां पिन निकालने के लिए 10 बम के ऊपर आ गईं। ओए जंगली, इधर क्या कूड़ा क्रिकेट देखता फिरता है? उधर छप्पर के नीचे जाकर देखो, किसी फौजी ने दूर से आवाज़ दी। इसके साथ ही फौजी बोटों की आवाज़ दूर चली गई। मैं बच गया था। फिर मुझे अपने गफ्फार की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी फौजी से कह रहा था, इधर कोई पाकिस्तानी कमांडो आता तो हम खुद आपको इतला कर देता। हम तो हर वक्त चौकस रहता है। बकवास बंद करो। हम तुम लोगों को अच्छी तरह जानता है। हम पूरी तरह चेक करेगा। यह किसी डोगरा कंपनी के कमांडर की आवाज़ हो सकती थी। कुछ देर तक फौजियों के बूटों की धमक और उनकी आवाज़ें सुनाई देती रहीं। फिर ये सारी आवाज़ें मुझसे दूर होती हुई गायब हो गईं। खतरे के टल जाने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और हैंड ग्रेनेड को दोबारा जेब में रख लिया। बाहर एक बार फिर सन्नाटा छा गया था। दूर वादी में किसी चील के चिल्लाने की आवाज़ बार बार आ रही थी। फिर ये आवाज़ भी तहलील हो गई। गड्ढे में बैठे बैठे मैं तंग आ गया था। सोचा बाहर ताज़ा हवा में निकलूँ, लेकिन गफ़ार की हिदायत याद आ गई कि जब तक मैं ना हूँ हरगिज़ बाहर मत निकलना।